नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम टॉप 10 क्वेश्चन एमएम के बारे में पढ़ेंगे। ये वही क्वेश्चन है जो अपन टॉपिक कर चुके हैं। जितना ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक किया है उन्हीं में से जो टॉप 10 क्वेश्चन है जो एग्जाम के लेवल से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनको आज हमने लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर को किस प्रकार की हानियों से सुरक्षित रखने के लिए कोर को पटलित किया जाता है। अर्थात जो ट्रांसफार्मर की कोर है उसको पटलित किया जाता है, पटलित करके बनाया जाता है। किस प्रकार की हानियों को कम करने के लिए किया जाता है ये? तो यह है जो भंवरधारा हानि है उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित किया जाता है। और ये स्टेरेसिस एक है, स्टेरेसिस। इसको जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती बनाई जाती है जो उसके बाद में पटलित किया जाता है, उनको जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती होती है उनको लेमिनेटेड किया जाता है स्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज की जो 50 हर्ट्ज की उससे अधिक 50 हर्ट्ज से अधिक या उच्च आवृत्ति पर उपयोग किए जाने वाले 50 हर्ट्ज आवृत्ति है उससे अधिक आवृत्ति या उच्च आवृत्ति पर उपयोग किए जाने वाले परिणामीतर की जो कोर होती है वो किस प्रकार के काम में ली जाती है? वो जो कोर होती है वो किस प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन है वायु कोर, बिल्कुल नहीं होती। दूसरा है सिलिकॉन स्टील कोर। सिलिकॉन स्टील कोर इसके अंदर काम में ली जाती है, तो ये भी नहीं, सिलिकॉन स्टील भी नहीं होती। तो उसके बाद में है फेराइट कोर। अपने जो पहले टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर बताया था कि जो फेराइट कोर होती है ये लो है प्लस कार्बन की बनी होती है। जो ये फेराइट कोर है लो है और कार्बन को मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो जो 50 हर्ट्ज से ऊपर की जो आवृत्ति है उसके लिए अपन फेराइट कोर है उसका प्रयोग करते हैं। उसके अगला क्वेश्चन है परिणामीतर, जिसको अपन ट्रांसमीटर बोलते हैं। इसको नीमी पैटर्न के अंदर परिणामीतर ही बोला जाता है कि प्राथमिक कुंडली अर्थात प्राइमरी कुंडली को किस स्रोत से संयोजित किया जाता है। जो परिणामीतर है उसकी प्राथमिक कुंडली को किस स्रोत से संयोजित किया जाता है? जो स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है एसी स्रोत, दूसरा है डीसी, तीसरा है वोल्टेज स्रोत, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो एसी स्रोत होता है वो होगा, क्योंकि हमें परिणामीतर है उसको अपन एसी से ही जोड़ सकते हैं, डीसी से कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर डीसी से अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो परिणामीतर है जो ट्रांसमीटर है उसकी जो वाइंडिंग होती है, जो वाइंडिंग वाला पोर्शन होता है वो जल जाता है, जो वाइंडिंग होती है वो जल जाती है। इसके लिए अपन एसी ही काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है कि जो कुंडली है कुंडली प्राथमिक कुंडली का नाम ले जाता है ताकि अगला कंफ्यूजन हो जाए कि प्राथमिक कुंडली पूछा है तो कोई गलती से डीसी बोल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस कम ही होता है कि आप डीसी करोगे। वोल्टेज का हो जाता है, कभी पता चलता है कि प्राथमिक कुंडली क्या होता है, वोल्टेज। अपन वोल्टेज से जोड़ते हैं तभी तो अपने को अगर स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज कम देते हैं तो सेकेंडरी में हाई वोल्टेज आ जाते हैं। उस चक्कर में ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो अपन सही करके आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए जो ये है एसी होगा, इसका ऑप्शन है एसी, इसका अपन ने कर लिया राइट। और इसके बाद में है परिणामीतर को लोड से संयोजित करने वाली जो परिणामीतर है ट्रांसमीटर उसको जो लोड से संयोजित करने वाली कुंडली जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर में दो होती हैं, प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को जोड़ते हैं स्रोत से या सप्लाई होती है
सप्लाई से, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको अपन जोड़ते हैं लोड से, जिससे अपन जहाँ से अपन पावर प्राप्त करते हैं। तो इसके अंदर होगा परिणामित्र को संयोजित करने वाली कुंडली, और लोड से संयोजित करने वाली कौन सी, लोड से। तो लोड से अपन प्राथमिक कुंडली को नहीं करेंगे। इसके बाद में द्वितीय सेकेंडरी या इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। दोनों नहीं हो सकते, इसमें से कोई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर है द्वितीय कुंडली। लोड का नाम आते ही समझ जाना कि द्वितीय कुंडली है, जो सेकेंडरी है वो है। इसके बाद में आता है फिफ्थ क्वेश्चन, परिणामीतर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो परिणामीतर की जो प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग, परिणामीतर की जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी, उसके मध्य प्रतिरोध कितना होता है, जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, प्रतिरोध दोनों के मध्य की बात है, मध्य की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो अपन इस क्वेश्चन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके मध्य जो दोनों है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जो ये है कोर होती है, इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है और इस पे की जाती है। तो इनके बीच में जो ये जगह है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इनके बीच में जो यहाँ का जो एरिया है, इस पे प्रतिरोध कुछ है, यहाँ पे प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले इकाई अर्थात एक नहीं हो सकता, इकाई कभी नहीं होता, इसके अंदर इकाई नहीं होता है। दूसरा है शून्य नहीं होता, ये भी गलत ऑप्शन है। इसके बाद में है अनंत इनफाइनाइट, था जो इनके जो मध्य जो प्रतिरोध होगा दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो प्रतिरोध होगा वो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा, अर्थात अपन उसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, ये अनंत होता है, कम नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में जो ये यहाँ पे वायु वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर सबसे अधिक अनंत होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन कई बार इकाई आ जाता है, शून्य आ जाता है, अधिक आ जाता है और अनंत, उसमें से एक ऑप्शन अनंत होता है, जिसमें से अनंत वाला ऑप्शन से राइट होता है। इसके आगे जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है परिणामीत्र के सामान्य दोष अर्थात जो परिणामीत्र है उसमें सामान्य दोष जो स्थिति होती है उसमें अलार्म युक्ति को प्रारंभ कर देता है। जो अलार्म वाला जो नाम आते ही समझ जाना कि जो ट्रांसफॉर्मर है, अलार्म कहाँ पे जो पड़ती है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो ट्रांसफार्मर के जो अंदर का जो पार्ट है जिसके अंदर वाइंडिंग होती है, जो अपन बोलते हैं जिसको टैंक वाला पोर्शन है, जो टैंक वाला होता है, ये वाइंडिंग होती है, ये इस टैंक के अंदर होती है, ये होता है टैंक। जो टैंक वाला भाग होता है जिसके अंदर ऑयल भरा होता है, ऑयल होता है, इसमें सिंथेटिक ऑयल या उसको अपन बोलते सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल काम में लिया जाता है, जो आगे वाले क्वेश्चन में अपन जो डिस्कशन करेंगे। तो जो अलार्म युक्ति होती है उसको प्रारंभ करने का जो कार्य होता है उसका होता है तापमापी, बिल्कुल भी नहीं होता। यह इसका सिर्फ काम होता है जो टेम्परेचर को मापता है, इसके नाम से पता चलता है कि तापमापी जो टेम्परेचर को मापता है, तापमान को मापता है। कंजर्वेटर नहीं हो सकता, कंजर्वेटर वही होता है जो ऊपर टैंक होता है उसके अंदर लगा होता है कंजर्वेटर। टैंक और उसके एक्सप्लोजन वेंट, टैंक और एक्सप्लोजन वेंट के बीच में जो लगा होता है वो पार्ट कंजर्वेटर का कहलाता है। और इसके बाद में आती है ग्लूकोज रिले, तो ये वाला सही पोर्शन है जो ग्लूकोज रिले होती है। अपन ने जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें अपन डिस्कशन किया था कि ग्लूकोज रिले का जो काम होता है वो क्या काम होता है। उस जो फर्स्ट वाला क्या था उसमें क्या था, जो बेसिक वाला टॉपिक पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर जो पार्ट्स थे ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स थे वो डिस्कशन किया था, और जो ट्रांसफार्मर
के अंदर जितने भी बाहर के जो होते हैं यूनिट उनके बारे में पढ़ाता हूँ। तो जो ग्लूकोज रिले है इसका मेन काम होता है, जो इसकी सुरक्षा करना होता है, ये जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है या फिर जो ट्रांसफार्मर ऑयल है इसके अंदर जो ऑयल है उसमें अगर कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो ये इसकी सूचना देता है। इसकी सूचना देने के लिए इसके अंदर एक अलार्म लगा होता है, उसको ये स्टार्ट कर देता है, जिससे कि अपने को पता चल जाता था कि ये जो ट्रांसमीटर है इसके अंदर दोष उत्पन्न हो गया है। और इसके बाद में वायु रिले, इसका यहाँ पे कोई काम, वायु रिले सिर्फ वो होती है जिसके अंदर यहाँ पे वो स्लॉट बने होते हैं। एक्सप्लोजन वेंट और टैंक के बीच में जो बीच में एक पोर्शन होता है जो वायु को अंदर ये जो बाहर से जो अंदर आने के लिए जो वायु का जो होता है उस वायु को अंदर आने के लिए जो रास्ता होता है वहाँ पे एक रिले लगी होती है, उसको वायु रिले कहते हैं। इसके बाद में आता है वोल्टेज। वोल्टेज में वृद्धि करने के लिए किस परिणामीतर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो वोल्टेज है, वोल्टेज में वृद्धि, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अपन बढ़ा रहे हैं वोल्टेज को, ये ध्यान रखना, मेन चीज इसको ध्यान रखना। तभी जो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज को, उसको वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस परिणामीतर का काम लिया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। पहला है उच्च परिणामीतर या इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और एक दूसरा है उच्च परिणामीतर या इसको ट्रांसमीटर स्टेप डाउन ट्रांसमीटर बोलते हैं। एक है स्वचालित ट्रांसफार्मर जो है ऑटो ट्रांसफार्मर, और आइसोलेशन परिणामीतर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, वृद्धि कर रहे हैं अपन, तो वोल्टेज में वृद्धि कौन सा करता है, स्टेप अप करता है, तो यहाँ पे जो स्टेप अप वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो स्टेप अप वाला ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग इसको हम इस ट्रांसफार्मर में अपन स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज का मान कम होता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज का मान हमें उच्च प्राप्त होता है, ये वोल्टेज को बढ़ा कर देता है, इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे सही होगा आंसर। और जो उच्च परिणामीतर है, जो स्टेप डाउन ट्रांसमीटर है, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें वोल्टेज को ये कम करके देता है, ये वोल्टेज को कम कर देता है। और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो इसको ना तो उच्च करता, कोई इससे सबसे अलग होता है ये ट्रांसफार्मर, या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर अलग होता है, जिसका अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। आगे वाले टॉपिक में अपन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पहले स्टेप वृद्धि वोल्टेज में वृद्धि, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया था। अब है इसके अंदर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर है उसके लिए जो निम्नलिखित सही है, इसके अंदर जो बताए गए हैं इनमें से कौन सा सही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। ये जो यहाँ पे एन दिया हुआ है ये है लपेटों की संख्या, जो वाइंडिंग के जो एन दिया हुआ है वो है लपेटों की संख्या। जो वाइंडिंग में लपेट होते हैं उनको एन से शो करते हैं, तो यहाँ पे जो एन दिया हुआ है वो है लपेटों की संख्या, और जो पी दिया हुआ है, पी है ये प्राइमरी वाइंडिंग, दी हुई है, और जो एस दिया हुआ है वो है सेकेंडरी वाइंडिंग, जो इसमें एस दिया हुआ है वो है सेकेंडरी। अर्थात P बराबर प्राथमिक कुंडली, S सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय कुंडली है, इसको कई बार मध्यम वाइंडिंग भी बोलते हैं, और N हो गया यहाँ पे लपेटों की संख्या, जो अपन वाइंडिंग के अंदर जो लपेट दिए हुए अभी ये वाले हैं इनको बोलते हैं N से शो करते हैं, N यहाँ पे लपेटों की संख्या है। तो क्वेश्चन अपना यह था कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके लिए जो ये दिए हुए हैं निर्देश
यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन है, उनमें से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से सही है उसके लिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला है इसके अंदर है कि जो एन एस वाला है, एन लपेटों की संख्या, एस सेकेंडरी, तब जो सेकेंडरी में लपेटों की संख्या है वो एन पी, जो लपेटों से प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या से कम है, जो सेकेंडरी है उसमें प्राइमरी से कम है, तब जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें तो अधिक है, प्राइमरी में तो अधिक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें कम है। तो अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो स्टेप अप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर प्राइमरी के अंदर तो कम लपेट होते हैं और सेकेंडरी के अंदर अधिक लपेट होते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन सही नहीं है। एन एस बराबर, तो ये कभी नहीं होता, ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों वाइंडिंग में लपेटों की संख्या बराबर नहीं होती, कभी भी कम और ज्यादा होती है, लेकिन एन एस बराबर जो प्राइमरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या है, उन दोनों की संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, क्योंकि अगर दोनों की लपेटों की संख्या बराबर होगी तो ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को स्टेप अप करना। तो यहाँ पे अगर दोनों ही बराबर होंगे तो वोल्टेज को कम ज्यादा कहाँ से करेगा, वो जो वोल्टेज अपन स्रोत से देंगे, जो प्राइमरी वाइंडिंग में देंगे, वही सेम वोल्टेज हमें सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल जाएंगे। इसके लिए ये जो एन बराबर एन एस बराबर एन पी है, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। इसके बाद में आता है एन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस। तो यहाँ पे अगर एन पी बढ़ेगा तो एन एस बढ़ेगा, ये यहाँ पे कोई लॉजिक वाला वो है नहीं, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। अब आता है लास्ट ऑप्शन डी, एन एस जो है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लपेटों की संख्या है वो प्राइमरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या उससे अधिक है। अपने अभी पढ़ा था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी लपेटों की संख्या तो कम होगी और सेकेंडरी की है उसमें लपेटों की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, एन एस बड़ा है एन पी से, तो जो प्राइमरी है इसमें तो लपेटों की संख्या कम है और जो सेकेंडरी है इसमें लपेटों की संख्या ज्यादा है। इसके लिए ये जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अनुपात क्या होगा, या जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मान क्या होगा। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो वोल्टेज को कम करके देता है, घटाकर देता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है वो कितना होता है, एक जिसका होता है 1 से ये 1। तो इसमें जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ये इसका के जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो यहाँ पे के दिया हुआ है, के ये है नियतांक होता है, नियतांक सीधा लिख लेता हूँ, नियतांक है यहाँ पे। नियतांक किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का नियतांक है ये के, और ये एक माना जाता है कि ये एक मान से। तो जो के है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो मान है वो 1 से अधिक होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो ट्रांसफॉर्मर जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ये के का मान 1 से ज्यादा होता है, और जो दूसरा ऑप्शन है के का मान 1 से कम होता है। हाँ ये सही है। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का अनुपात 1 से कम होता है, ये अपना इसके अंदर जो ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद में आता है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, ये नहीं होता है। जो के होता है इसका मान, ये भी ऑप्शन गलत है इसके अंदर, तो इसका जो सही ऑप्शन वो होगा बी। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में दी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ के रहता है। ज़्यादातर जो पिछली बार जो टेक्निकल की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो इससे अब जस्ट पहले जो टेक्निकल सेकंड से पहले जो टेक्निकल फर्स्ट एग्जाम, टेक्निकल हेल्पर की जो फर्स्ट एग्जाम हुई थी उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में दी जाती है,
और कई बार अपन कंफ्यूजन में होते हैं, ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है KW किलोवाट, बिल्कुल नहीं होती है। KWH किलोवाट घंटा, ये भी नहीं होती है। हाँ, ये जो किलोवाट घंटा होता है, ये जो अपना पावर मीटर या जो अपन घर वाला जो मीटर होता है, जो घर के अंदर जो बाहर मीटर लगा होता है, वो अपने को किलोवाट घंटा में ही रेटिंग देता है, उसकी वो किलोवाट घंटा में देता है। और इसके बाद में KVA, इसकी फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर, ये इसका सही ऑप्शन होगा। इसकी जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो रेटिंग है वो किलो वोल्ट एम्पियर सच KVA में दी जाती है, और ये जो वोल्ट एम्पियर है ये इसका गलत है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो C आंसर होगा सही, ट्रांसफार्मर की रेटिंग। और कई बार होता क्या है कि कई बार एग्जाम में या इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे ये पूछ लेता है कि KVA में क्यों दी जाती है, जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है जो उसकी KVA में क्यों दी जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा मिटा के बता देता हूँ। जो ये अपना ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग दी जाती है KVA में। किलो वोल्ट एम्पियर ये क्यों दी जाती है। यहाँ पे जो कई इंटरव्यू वगैरह हैं या जो भी एग्जाम के बाद में जो इंटरव्यू होते हैं, उनमें कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो KVA में दी जाती है, लेकिन क्यों दी जाती है। तो इसलिए दी जाती है कि जब ये ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, जब स्टार्टिंग में जब ट्रांसफार्मर को जो इंजीनियर होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है उस वो आगे जाकर कितने लोड पर काम में लिया जाएगा, अधिक लोड पे काम में लिया जाएगा या कम लोड पे काम में लिया जाएगा। इसके लिए वो पहले से ही एक सुनिश्चित कर लेते हैं कि पहले से ही निर्धारित एक किलो वोल्ट एम्पियर में इसकी रेटिंग देते हैं। और इसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। जो और भी एक कारण होता है जो अपन लास्ट आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर जो लेंथी थोड़ा आगे तक और कुछ वर्ड्स आ देते हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो ये जो KVA वाला है ये वापस से अपन क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो आज के ये क्वेश्चन थे अपने 10 क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन थे, जिनमें जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये वाला हो गया, जैसे ये रेटिंग वाला हो गया, और कई बार ये जो इसका सही है स्टेप अप वाला है NS इक्वल्स टू वाइन जो वाइंडिंग उसमें कौन से ज़्यादा होता है, उसके बारे में जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इसके बाद में जो कल होगा उसमें भी अपन जो इससे जो 10 क्वेश्चन थे इनसे आगे के जो 10 क्वेश्चन हो रहे हैं वो अपन कल वाली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कशन करेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपना कमेंट करें और
कोई भी अगर क्वेश्चन आपको पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, उसके बाद में उसको नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर उस क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा। तो आप इलेक्ट्रीशियन क्लासेस में इलेक्ट्रीशियन का जो ट्यूटोरियल ये है, इसको अगर इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।